हेलो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। अरे कुछ खास बचा नहीं, खत्म करें इसको। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, कुछ ही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ जाइए।
इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है तो M अंदर की तरफ हो जाएगा, तो M क्रॉस B टॉर्क का फॉर्मूला है, तो इसके हिसाब से ये लूप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा और ऐसे 180 डिग्री घूम जाएगा। ऐसे ये ऐसे होगा जैसे किसी रॉड को यहाँ से छोड़ा फिर वो इधर तक जाए फिर इधर तक जाए, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये ऐसे लूप ऐसे ऐसे काफी देर तक ऑसिलेट करता रहता है। अजय, तो ये काफी देर तक जब ऑसिलेट करता रहता है तो इसमें ऐसा लिखा है कि इसके आसपास में कोई एल्यूमिनियम की प्लेट रख रहे हैं ना, ऐसे लिखा कुछ एल्यूमिनियम की प्लेट रख रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जल्दी रुक जाता है। तो आसपास के एल्यूमिनियम की प्लेट रखने से उसके अंदर इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो इसमें हीट पैदा होगी और हीट पैदा होगी तो इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग जैसा शब्द अपन ने इस्तेमाल किया होगा गैल्वेनोमीटर के दौरान कि उसका पॉइंटर जल्दी से रुक जाए, तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर ये बताई थी इस तरह की बात, वही बात यहाँ पर भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे चेक होता है। इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि इक्वेशन लिखी जाएगी, उससे आ जाएगा। वो आ रहा है ना कि जीरो से नहीं हो रहा, लिमिट लगाई नहीं हुई तुमने, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि करंट जो है सोलेनॉइड के अंदर करंट ऐसे वेरी कर रही है, सोलेनॉइड हो गई, इसमें कुछ करंट है, इसके चारों तरफ एक बड़ा एक लूप है ना, 2r रेडियस वाला। तो इसमें फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट करंट पर नेट लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें से सिर्फ वही एरिया काम आएगा जो सोलेनॉइड का है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब डी फाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। अब इसके अंदर हमने क्या माना है कि एक बार के लिए हम इसकी पहले से करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें कह रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे। अब हमने क्या किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो हमने एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में ले लिया। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई। तो अब इक्वेशन से जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा वही इस डायरेक्शन में होगा। तब ई नेट आता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अब आपको माइनस साइन म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई एल डी आई बाई डी टी। आई का वैल्यू क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू ए टी ई टू दी पावर माइनस एल्फा टी। तो डी आई बाई डी टी करेंगे तो इसमें लग जाएगा वो रूल, प्रोडक्ट रूल, ए की पावर माइनस एल्फा टी प्लस ए टी माइनस एल्फा ए की पावर माइनस एल्फा टी। अच्छा, तो ये यहाँ पे रख देंगे हम के ए की पावर माइनस एल्फा टी माइनस एल्फा के टी ए की पावर माइनस एल्फा टी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन ये माइनस अंदर दे देते हैं, तो ये आ गया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एल एक की पावर माइनस एल्फा टी कॉमन, के भी कॉमन, तो बचा क्या फिर 1 के टी माइनस 1। हाँ, एल्फा टी माइनस 1,
तो जब t की वैल्यू 0 होगी तो नेगेटिव आ रहा है ना ईएमएफ, फिर उसके बाद में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरह से 12वां प्रश्न हो गया। और कोई क्वेश्चन? 18वां सवाल, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि as shown in figure a battery of EMF is connected to inductor and resistance in series। दे रखा है ऐसा, total charge that flown from the battery between t equal to 0 to 1 time constant। एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज बैटरी से गया? तो आप ये जानते हैं कि करंट का फार्मूला होता है E/R, 1 minus e to the power minus t by tau, tau is L/R। एक टाइम कांस्टेंट में कितना बैटरी से चार्ज गया, ये करंट का फार्मूला है। तो चार्ज हो जाएगा इंटीग्रल I dt, I की जगह आ जाएगा E/R इंटू dt। एक तो ये हो गया, माइनस E/R e की पावर माइनस t by tau इंटू dt। इसका लिमिट लगा देंगे 0 से टाउ, 0 से टाउ, E/R इंटू टाउ माइनस E/R, इसका इंटीग्रेशन E माइनस t बाय टाउ, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बाय टाउ, 0 से टाउ, टाउ ऊपर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो E/R इंटू टाउ प्लस E/R इंटू टाउ। एक बार टाउ रखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन e, और एक बार 0 रखेंगे तो माइनस 1। माइनस 1 वाले से ये वाली टर्म कट जाएगी फर्स्ट, और ये तो बचा क्या फिर E/R टाउ बाय e, टाउ की वैल्यू L/R आ गया। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा किसी ने, एक हॉरिजॉन्टल 20 मीटर लंबा ईस्ट से वेस्ट कितनी स्पीड से गिर रहा है, राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ BLV। तो अब इसमें हमारे को क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, तो फिर क्या सवाल है? तो भोला बच्चा है, कोई बात नहीं, भगवान भी भोले। तो ये हिसाब हो गया हमारी शीट का। 17 में कोई दिक्कत है क्या भाई? बाकी लोग जिन्होंने किया है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है। अच्छा, कैसे करेंगे? लॉग वॉग लेके करेंगे? हाँ ठीक है, फॉर्मूले से ही करना और कुछ नहीं। लॉग वॉग लेने से कुछ हो रहा है क्या? कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। पहला सवाल कैसे करें, ये सवाल आ गया। पहला सवाल बताओ भी कैसे करेंगे। fully charged capacitor, the time at which energy is stored is equally distributed between electric field and magnetic field। दोनों में एनर्जी बराबर बराबर। तो हम जानते हैं कि चार्ज से एनर्जी का फॉर्मूला है Q²/2C। अगर चार्ज को आधा कर देंगे तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी, तो चार्ज को 1/√2 कर देंगे
तो SHM की इक्वेशन में मैक्सिमम कहा था तो π/4 फेज एंगल π/4 में आता है। तो π/4 फेज एंगल कवर करने में कितना टाइम लगता है निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये बात हो गई, यानी Q की इक्वेशन लिखेंगे Q इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t और Q की जगह पुट कर देंगे Q0/√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी आधी हो जाएगी, आधी बची मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। इस तरह से एक और शीट समाप्त हुई। लीजिए, अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने एक्सरे चैप्टर समाप्त कर दिया था, मतलब कैसे जनरेट करते हैं ये बात। अब फॉर्मूले बताना खत्म, इतना सही। एक्सरे कैसे बनाते हैं, क्या इसका ग्राफ है, ये सब जानकारी हो चुकी थी पिछली क्लास में। अब उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फॉर्मूला बता देंगे। एक्सरे इतना सही टॉपिक है, तो अभी तक फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, अब बताने वाले है ना। तो पिछले क्लास में ये हुआ था हमारी डिस्कशन में कि इस तरह का ये अरेंजमेंट है, यहाँ पर फिलामेंट है, यहाँ फिलामेंट वोल्टेज, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे कॉपर रॉड, यहाँ एक्सेलेटिंग वोल्टेज, इसे जोड़ दीजिए, बस हो गया एक्सरे सेटअप। तो एक्सरे का जो सेटअप है उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर मिलने वाली एक्सरे की इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। चलो दो ही बहुत है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें लैम्डा मिनिमम, इस तरह वेवलेंथ, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलेटिंग वोल्टेज और किसी एक पर्टिकुलर मेटल टारगेट के लिए था। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए ऐसा किया गया कि एक्सरे स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांट दिया गया। तो अब अपन हेडिंग लगा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम की का एक्सप्लेनेशन, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम को समझने के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया गया, दिस प्लस दिस। ये कहा गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है, एक तो ये है और एक ये है। लैम्डा 1 लैम्डा 2। इस स्पेक्ट्रम को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक तो जो एक कर्व पूरा जा रहा है ऐसे, इसको पूरा कर दिया गया, और एक कहा कि दो पीक अलग से कर दिए जाए, जैसे इसको ये इसके सर पे रख देंगे तो ये बन जाएगा। ये जो हिस्सा था जो इस तरह का दिख रहा है, इसका नाम रखा गया कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, और ये इसका नाम रखा गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। For the explanation, X-ray spectrum is divided into two parts.
the continuous X-ray spectrum and the characteristic X-ray spectrum, दो हिस्सों में से बांट दिया गया। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम को, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इस कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम में क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं? पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला है कि व्हाई कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को क्यों होना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है कि कंटिन्यूस है। दूसरा, व्हाई लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम क्यों? व्हाई चेंज in intensity and lambda minimum when accelerating voltage changes. कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के संबंध में जो कुछ हम जानते थे कि एक तो ये कंटिन्यूस है, तो पहला सवाल तो ये कि कंटिन्यूस क्या। दूसरा ये कि इसमें एक लैम्डा मिनिमम एग्जिस्ट करता है, उससे छोटी वेवलेंथ नहीं मिलेगी, तो एक ऐसी वेवलेंथ क्यों एग्जिस्ट करती है? इसके लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कट ऑफ वेवलेंथ। एग्जाम में पूछ लिया कि फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ, कहोगे सर ने तो पढ़ा ही नहीं, ये लैम्डा मिनिमम बोले। तो कट ऑफ वेवलेंथ भी ऐसे नाम है इसका, इसलिए कहते हैं किताबें पढ़ लेनी चाहिए, रीडिंग लगानी चाहिए, कोई दूसरा नाम दे रखो पता लग जाता है। तो ये लैम्डा मिनिमम क्यों एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूस क्यों होता है, और हमने देखा था पिछले क्लास में कि अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाते तो ये लैम्डा मिनिमम इधर खिसक जाता है और ये और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों है? तो ये तो बहुत आसान बात थी एक्सप्लेन करने के लिए, और मुझे लगता है पहले एक्सप्लेन कर दी गई होगी जल्दी। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। पहला पॉइंट हम कंटिन्यूस के लिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों है, इस बात पर हम समझा रहे हैं ऐसा क्यों है ना। तो इसके लिए देखिए, ये जो सामने वाला टारगेट है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना है, और ऐसे कुछ है वो। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये काफी छोटा होता है। ये क्या करता है कि ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है, फिर किसी एक से टकराता है, फिर दूसरे से टकराता है, तीसरे से टकराता है, फिर चौथे से टकराता है, फिर पांचवे से टकराता है, छठे से टकराता है, सातवें से टकराता है, आठवें से टकराता है, नौवे से टकराता है, 10वें से टकराता है, ऐसे बहुत टकराता है। ठीक है, जैसे एक बॉल को फर्श पे टप्पा खिलाते हैं तो बहुत सारी टप्पे खाती रुकने से पहले, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ अनेक टक्करों में भाग लेता है। जब ये टक्करों में भाग लेता है तो उन एटम को डिस्टर्ब कर देता है, तो एटम वहां पर हिलने डुलने लग जाते हैं, स्ट्रक्चर हिल जाता है। जैसे कैमरे के एक पैर पे हाथ लगा देंगे तो कैमरा हिल जाएगा, है ना। ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम होगा। ये एक स्ट्रक्चर है, इसके किसी एक लेग को हिट करोगे तो ये स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी। तो जो टारगेट है उसके अंदर जो एटम है जिसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें एक वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, इस वाइब्रेशन का नाम ही हीट है। तो हमने ये बताया था कि अधिकतर एनर्जी हीट में खर्च हो जाती है, 98%, 98 से 99% इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनेक टक्करों में भाग लेता है। ठीक है, हर टक्कर से एक फोटोन मिलता है और उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन
takes part in many collision. Corresponding to each collision, photons of different energy या ऑब्लिक में wavelength are released. एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखता है, 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला है। जैसे अगर मैं 20,000 का कोई नोट आता हो और उसके 10-10 के खुले करा के लाऊं तो बहुत सारे खुले हो जाएंगे, है ना? 10 के, 20 के, 50 के, ऐसे जेब में रखने में दिक्कत आएगी। 20,000 का एक नोट था, निकाला, चलो इसके खुले करवा दो, तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी एनर्जी मान लो 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3000 के छुट्टे करवा लिए हमने। फोटोन वो खुला पैसा है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है इसके अंदर। तो 3000 में से बहुत कम से तो फोटोन मिलेंगे, ज्यादातर उस एटम को हिलाने डुलाने में खर्च हो जाएंगे, जिसको कि हीट कहते हैं अपन, ये गर्म हो जाएगा। परंतु हर टक्कर से हमें अलग अलग वेवलेंथ का, अलग अलग एनर्जी का फोटोन प्राप्त होगा। एक इलेक्ट्रॉन अनेक फोटोन को जन्म दे रहा है, एक सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो लगभग हर तरह की वेवलेंथ हमें मिल जाती है। इसीलिए हमें कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो a single electron takes parts in many collision and corresponding to each collision, photons of different wavelength are released. Many electrons gives almost all types of photon. Due to many collisions. अनेक टक्करों की वजह से, अनेक इलेक्ट्रॉन अनेक टक्करों की वजह से अनेक प्रकार के फोटोन हमें दे देते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों होता है? पहला पॉइंट मैंने समझा दिया। Why एक्सरे स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस? इस वजह से, ठीक है। अब देखो, दूसरा पॉइंट समझाने जा रहे हैं कि लैम्डा मिनिमम क्या है, क्यों है। तो वाई लैम्डा मिनिमम, एक लैम्डा मिनिमम क्यों एग्जिस्ट करता है? तो हमारे पास में ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानते हैं, इधर 0, तो इधर VACC, यहाँ मेटल टारगेट के पास पहुंच गया VACC, और ये फिलामेंट के पास पहुंच गया 0। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था तो हमारे पास इक्वेशन है K इनिशियल U इनिशियल K फाइनल U फाइनल, ये बीच की खाली जगह है, यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है, इक्वेशन लग जाएगी। पहले की काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, उसको कंसीडर नहीं करते, इस 1000 वोल्ट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए लगभग 0 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसका पोटेंशियल ही 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यहाँ पहुंचेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम निकालने वाले, टक्कर खाने से जस्ट पहले यहाँ जब पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते तो -E into VACC, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E टाइम्स VACC, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब टक्कर लगाने जाता है तो टक्कर लगाने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करती है
और उसकी वैल्यू E इंटू वी ACC के बराबर होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो इसके आगे देखो। अब ये जो लेमडा मिनिमम है वो किस केस में करस्पॉन्ड करेगा, तो इसके लिए लिखना चाहते हैं लेमडा मिनिमम corresponds to the case when all energy of electron get converted into photon in single collision. Lambda minimum corresponds to the case when all energy बोले तो kinetic energy बोल सकते हैं, और कौन सी एनर्जी, all kinetic energy of electron gets converted into photon in single collision. अनेक टक्करों में नुकसान करने वाला एक ही टक्कर में सारा खो दे एनर्जी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि एक ही एक्सीडेंट में सारी एनर्जी खो देगा वो, इसीलिए ऐसे इंटेंसिटी भी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है एक ही टक्कर में सब कुछ नष्ट हो जाए। पर नष्ट होगी तो फिर उसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी कि सारी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एक फोटोन बन गया, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, E इंटू वी ACC। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि सारी काइनेटिक एनर्जी का ही एक फोटोन बना दिया, और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए लेमडा मिनिमम पे एक शर्त आ गई। क्यों लेमडा मिनिमम एग्जिस्ट करता है? जब आपके पास सब कुछ था, वो सब भी कुछ आपने फोटोन में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। जो कर सकते हैं वो सब कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इस लेमडा मिनिमम से कम वेवलेंथ तो मिल ही नहीं सकती। तो लेमडा मिनिमम उस केस को करस्पॉन्ड करता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को एक ही कोलिजन में नष्ट कर दे और उससे फोटोन बन जाए, और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो इससे छोटा लेमडा हो नहीं सकता, और कम लेमडा चाहिए तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी हमारे पास जितनी है सब दे दी और कहां से लाए। तो लेमडा मिनिमम क्यों एग्जिस्ट करता है, इस बात को हमने समझा दिया, क्योंकि लेमडा मिनिमम इस बात को समझाता है कि टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की एक लिमिट, एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी है, उससे ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। लेमडा मिनिमम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे क्यों डिपेंड करता है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो लेमडा मिनिमम और छोटा होगा। तो पिछले क्लास में ये हमने ग्राफ में बताया था। फिर इसके बाद में हमने ये कहा था कि अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को ज्यादा किया तो ग्राफ भी ऊपर खिसक जाता है। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा करेंगे, जैसे अपन 20,000 रुपए का छुट्टा करवा रहे, अब कोई गवर्नमेंट कहे कि 1 लाख का नोट छापने लगे कि बस एक नोट 1 लाख का गिर गया तो 1 लाख गिर गया, है ना? छुट्टा कराने जाए कि भैया 1 लाख का नोट छुट्टी कर दो, तो उसका छुट्टा कराएंगे तो बहुत छुट्टे होंगे उसके। तो कहने का मतलब है कि अगर ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दोगे तो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत हो जाएगी, फिर उसकी टक्कर में मिलने वाले फोटोन की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ग्राफ ऊपर खिसक जाएगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा फोटोन बनेंगे, ज्यादा फोटोन बनेंगे तो इंटेंसिटी का ग्राफ ऊपर खिसक जाएगा, ज्यादा टक्करों में भाग लेगा। एक बॉल को आपने ऐसे छोड़ा और यूं ठप्पाकारी, आपने बॉल को अपने हाथ से फेंक के गिराया तो कुछ ठप्पे ज्यादा खाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, इससे एक मेरे दिमाग में एक सवाल बन गया कि इस हाइट पे 3 टप्पे खाती तो किस हाइट पे 6 टप्पे खाएगी, है ना? ऐसे ही दिमाग में सवाल है। चलो क्या, ठीक है। तो किसी बॉल को हम कहें कि इस हाइट पे हम रिलीज करते तो 3 ही टप्पे खाती है, और फिर अपन जो थ्योरी में करते हैं वो काम नहीं आएगा एक्चुअली इसका। थ्योरी में तो टप्पे खाती रहेगी भले ही कुछ भी हो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना। चलो ये दूसरे साल पे चलेंगे, मैं तो ऐसे सवाल बन गया मन में, सॉल्व करना पहले मुझे पड़ेगा ना पूछने से पहले। तो अभी इसमें यूं कह रहा था कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा फोटोन बनेंगे, ज्यादा फोटोन बनेंगे तो ये ग्राफ जो है यूं हो जाएगा, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये VACC और VACC डैश, तो बताया था कि VACC डैश बड़ा होगा तो क्या होगा। तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम में ये दूसरा पॉइंट बता दिया और तीसरा भी बता दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ बोल के लिखने की क्या जरूरत है, समझ में आ रही बात, है ना? ये 2 बात बता दी बहुत है, तीसरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम भी बात समझ चुके हैं हम। ये मुझे लगता है कि ये जो आइंस्टीन ने जब थ्योरी दी फोटोन थ्योरी, उसके बाद ये 1905 में हुआ है, तो 1905 तक का तो इंतजार करना ही पड़ा होगा, उसके बाद ही कुछ इसके एक्सप्लेनेशन आए होंगे शायद। इससे पहले हालांकि प्लैंक ने 1901 में दे रखी थी, तो 1901 से 5 के बीच ही पक्का हुआ वो थ्योरी। उसके बाद लोगों ने समझा दिया होगा शायद इसे, लैम्डा मिनिमम को। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का क्या एक्सप्लेनेशन है। ये काफी वर्ष तक नहीं समझ में आया, और 14-15 की बात है जब ये समझ में आया। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। Moseley's law and characteristic X-rays. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को समझाने का काम मोजले ने किया, और उन्होंने इस बात के लिए बोर मॉडल का इस्तेमाल किया। तो बोर मॉडल का इस्तेमाल मोजले की तरफ से जब हो गया तो फिर बोर पे विश्वास हो गया कि बोर कुछ ठीक ही कह रहे हैं, दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उनके कहने पे भरोसा नहीं हुआ था। जो बात समय से बहुत ज्यादा आगे हो जाती है, थोड़ी सी आगे होती तो भी नहीं लोग मानते, बहुत दूर की बात तो कोई मानता ही नहीं। जैसे बहुत साल पहले किसी ने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से है। जैसे मॉलिक्यूल से डिसऑर्डर्ड मोशन करते हैं उससे हमें हॉटनेस की फीलिंग आती है। उस बात को उस समय जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हेड थे उन्होंने फाइल को साइड में पटक दिया कि ठीक है लाइब्रेरी में रख दे, कोई खास बात नहीं। उसके लगभग 80-90 साल बाद वैज्ञानिकों ने मिल करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाया, कई लोगों ने मिलकर, और फिर माना कि हाँ हाँ ठीक बात थी, उन्होंने ठीक कहा था। वो चले गए 80-90 साल पुरानी बात हो, तो कोई समय से पहले कह जाता है तो लोग नहीं मानते। बोर की बात भी शुरू में नहीं मानी गई, पर 6 महीने बाद ही इन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है।
ये कोई हैवी मेटल का कोई एटम है, टंगस्टन का ले लो। क्या नंबर होता है टंगस्टन का? टंगस्टन का एटॉमिक नंबर Z। सेवेंटी फोर W से लिखते हैं ना, नाम टंगस्टन है, W से लिखते हैं। Z का 74 बताया आपने, ठीक है। मान लेते हैं कि मेटल टारगेट जो है 74 वाला है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को समझाने के लिए मेन पॉइंट ये था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या थी कि मेटल टारगेट पे डिपेंड कर रही थी। जब तक मेटल टारगेट को चेंज नहीं करते थे, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज नहीं होता था, भले आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को चेंज कर देंगे, पर ये वाली वेवलेंथ चेंज हुआ नहीं करती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था, पर ये बोर मॉडल के बाद में बात समझ में आ गई। जब बोर ने कहा कि आप ऐसे ऑर्बिट्स मान सकते हैं अलग अलग जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, तो बोर का जो एनर्जी वाला फॉर्मूला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। उनके फॉर्मूले में अगर Z, हालांकि फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है तो परफेक्ट नहीं है इसके लिए लगने में, और फिर भी इसमें Z की वैल्यू 70 तक ले जाओगे आप, 74 का स्क्वायर करोगे तो हजारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस होगा। और एक्सरे फोटोन भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का होता है, तो वो इसके साथ मैच कर गया। हैवी मेटल टारगेट के एनर्जी डिफरेंस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के होते हैं, और एक्सरे फोटोन भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले ही हुआ करते हैं। तो इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये आकर के टकराया और सीधा इस पे हमला कर दिया, सारे सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए ये अंदर वाले पे हमला कर दिया, इसको मार दिया, यहां से गायब हो गया। ये और वो उसका ये दोनों ही पता नहीं लड़ भिड़ के कहां भाग गए, जगह खाली हो गई। इधर लड़ाई झगड़े में दोनों का नुकसान होता है, ये भी बेदखल हो गया और वो भी कहीं खो गया। तो यहाँ पर सीट खाली हो गई, आगे वाली बेंच खाली हो गई। भाई प्रधानमंत्री को मार देंगे तो प्रधानमंत्री की सीट खाली हो जाएगी, फिर दूसरा आदमी सोचेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीट जो आगे की है इसके खाली करते ही ये ऊपर के जो दूसरे हैं ये सोचेंगे कि भी हम इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते। जब ये जंप करेंगे तो इससे जो फोटोन प्राप्त होगा वो एक्सरे वाला होगा। इस जगह को ऑक्यूपाई करने में हो सकता है कई बार बिल्कुल पास वाले को वो सीट न मिले, दूर कहीं आदमी आके जंप मार जाए, तो उसमें इस वाली एनर्जी का मिलेगा। अच्छा, इसने इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया तो ये जगह खाली हो गई, फिर इसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए आएगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसे ऐसे मिलते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली कई वेवलेंथ मिलती हैं, क्योंकि एक बार ये जगह खाली हो गई तो इसको भरने के लिए ये आएगा, फिर उसको भरने के लिए ये आएगा, ऐसे करते करते अलग अलग वेवलेंथ के हमें मिल जाएंगे। और किसी मेटल टारगेट का एनर्जी लेवल की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। जैसे टंगस्टन में जो एनर्जी लेवल होंगे वैसे वैसे दूसरे मेटल में नहीं होंगे, तो डिफरेंस भी स्पेसिफिक होगा। यानी सामने का टारगेट अगर टंगस्टन है तो यही वाले वेवलेंथ हमें मिलेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। जब टारगेट चेंज करेंगे तो दूसरी वाली मिलेगी। टारगेट जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ही मिलेंगे,
और ये स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात कुछ समय पहले ही इस तरह का थ्योरी बोर ने दिया था। तो मोस्टली युवा वैज्ञानिक थे, किताबें वगैरह पढ़ते रहते होंगे कि कुछ करें कुछ खोजें। उनको पता लगा कि बोर ने कुछ बताया है, तो इन्होंने फट से ये चलो मैं इसको यूज करके इसे समझा देता हूँ। तो उन्होंने अपना पेपर जारी कर दिया और उनकी थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने पेपर में एक्सप्लेनेशन दे दिया। उनकी तरफ से एक मोजलेस लॉ है, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा भी इकट्ठा किया था, उसके आधार पर उन्होंने एक इक्वेशन दी थी अपनी तरफ से, तो वो मैं बताऊंगा अभी। तो इसके लिए पहले शब्दों में एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का एक्सप्लेनेशन क्या है? हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। अब बोल रहे हैं यार, अभी हम क्लास लीव कर रहे हैं फिजिक्स का, तुम ज्वाइन कर लो, अभी अर्जेंट हमको कहीं जाना है ना। नहीं, हम तो मोबाइल में कर रहे थे, काहे कि वाईफाई नहीं ना है। वाईफाई इधर से कट करना पड़ेगा तब ज्वाइन कर पाऊंगा। हम्म। सन्नी का फोन आया था।
चलो बता दे रहे थे। हाँ ठीक है, लीव कर।